कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद का जो टॉपिक है आज है सिंपल कनेक्टेड रीजन एंड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? देखिए, जब भी मान लिया ये कोई क्लोज कर्व है और कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन कंप्लीटली किसी क्लोज कर्व के अंदर लाई कर जाए तो वो सिंपली कनेक्टेड रीजन हो जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, सिंपली कनेक्टेड रीजन जो होगा वो कैसा होगा? दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन अगर किसी क्लोज कर्व के अंदर लाई करती है तो वो सिंपली कनेक्टेड रीजन हो जाएगा। सेकेंड है मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन में क्या होता है कि एक से अधिक आपको क्लोज कर्व दिए हुए हैं तो ये मल्टी कनेक्टेड रीजन हो गया। और इसमें क्या होता है कि मान लिया दो पॉइंट दिए हुए हैं और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कंप्लीटली किसी सिंगल क्लोज कर्व में लाई ना करती हो, एक से अधिक कर्व में लाई कर रही है, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं? मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब मल्टी कनेक्टेड रीजन को कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपल कनेक्टेड रीजन में। वो कैसे? ये मान लिया जाए ये क्लोज कर्व है और ये दूसरा क्लोज कर्व है, तो हम यहां एक कट देंगे। ये देखिएगा, ये कट दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ए बी ऐसे चलता रहेगा कर्व और चलते हुए वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन था, इसको अब सिंपल कनेक्टेड रीजन में बना दिया गया ये कट देने के बाद। अब ये एक सिंगल कर्व है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करूं ए से, तो चलते हुए और पॉइंटों से भी पास होगा और वापस उसी पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा। सबसे पहले हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम आती है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इसका स्टेटमेंट पढ़ लेना आप बुक में। क्या है? इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज कर्व सी, देन इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अंडर द क्लोज कर्व इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है इनसाइड द कर्व एंड एट द बाउंड्री ऑफ द कर्व, तो उस केस में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये मतलब 0 होने का क्या मतलब है? देखिए यहां पर कोई भी कर्व आपको दिया हुआ है, क्लोज कर्व, ये एक सर्किल दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे बताएंगे। तो क्या होता है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इसके अंदर सभी पॉइंट पर और बाउंड्री पर ये कंटिन्यूअस है। तो उस केस में क्या होगा? एफ जेड डी जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर सिंगुलैरिटी अगर दे देता है और वो पॉइंट
इस रीजन के अंदर नहीं मिलता है तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। ये क्वेश्चंस में आपको समझाएंगे कैसे। फिलहाल ये थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। तो यहां पर ये मान के चलते हैं कि लेट एफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द कर्व एंड एट द बाउंड्री, देन एफ जेड डी जेड इक्वल टू एफ जेड होता क्या है, u प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई डी वाई। इसको मल्टीप्लाई किया जाए u डी एक्स प्लस आई वी डी एक्स, अब डी वाई को मल्टीप्लाई कर लें आई यू डी वाई और माइनस वी डी वाई। तो पहला कर्व ये रियल पार्ट ले लो एक साथ, u डी एक्स माइनस वी डी वाई एंड प्लस सेकेंड जो है i कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर v डी एक्स प्लस u डी वाई। अब मैं यहां पर अगर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करता हूं, ग्रीन थ्योरम क्या है कल भी मैंने आपको बताया था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ये सिंगल इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल एन है यहां पर, तो इस वाले डी वाई का जो मल्टीपल है उसको एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहां पर जो दो इंटीग्रेशन आपको मिले हुए हैं, पहला इंटीग्रेशन तो ये किस में पहुंच जाएगा, रीजन में पहुंच जाएगा, ये क्लोज कर्व से रीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा यहां n है माइनस वी को आप x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और फिर माइनस m को y की रेस्पेक्ट में, मैं यानी dx का जो मल्टीपल है उसको y की रेस्पेक्ट में, dx का मल्टीपल उसको y की रेस्पेक्ट में करेंगे, डबल इंटीग्रल dx dy एंड प्लस i टाइम्स, बिल्कुल सेम वे में इसको करेंगे, जो dy का मल्टीपल है उसको x की रेस्पेक्ट में करते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, एंड माइनस जो x का मल्टीपल है उसको y की रेस्पेक्ट में करते हैं डेल यू बाय डेल एक्स dx dy। अब देखिए क्योंकि हमने ये मान रखा है कि ये फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, और एनालिटिक है तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सीआर इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। अब आप मेरे को बताएं डबल इंटीग्रेशन रीजन आर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, बाई सी आर इक्वेशन डेल यू बाई डेल वाई होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो ये माइनस माइनस प्लस डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई एंड प्लस आर्डा टाइम्स डबल इंटीग्रेशन। यहां पर फिर से यूज करेंगे सी आर इक्वेशन, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है बाई सी आर इक्वेशन, दिस इज डेल वी बाई डेल वाई। तो यहां डेल यू बाई डेल एक्स की जगह डेल वी बाई डेल वाई माइनस ये y की रेस्पेक्ट में है, तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई एज इट इज dx dy। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन गई, 0। तो एफ जेड डी जेड अंडर द क्लोज कर्व सी दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 whenever the function will be, the derivative of the function f z is continuous at the all point inside the curve and at the boundary. In this condition
द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ जेड अंडर द क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सबको? तो ये एक थ्योरम है जो आ जाती है कभी कभी। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चंस भी लेंगे। बहुत ही इस पर डिपेंड क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है। देखिएगा, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, किसी क्लोज कर्व की बाउंड्री पर इंटीग्रेट करना है और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि एफ जेड इक्वल टू दे रखा है e टू द पावर आयोटा जेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट वर्टेक्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के 1 प्लस आई कॉमा -1 प्लस आई कॉमा -1 minus I. These are the vertices of the triangle and verify Cauchy theorem for the function fz equal to e to the power iz along the boundary. Boundary के along आपने प्रूव करना है triangle with vertices at this। तो यहां जो दिया हुआ है उस जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी बाउंड्री के along आपने इसको वेरीफाई करना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम को। अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अंडर द कर्व सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो ये वेरीफाई करना है। तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले आप ये कर्व जो है बनाए, जो पॉइंट दिया हुआ है 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई का मतलब 1 1, तो 1 and 1 -1 प्लस आई -1 दिस साइड एंड आई दिस साइड, यानी -1 1 एंड -1 -1 एंड -1। तो ये आप ये ट्रायंगल बना लीजिए। दिस इज द तो ये पहला पॉइंट बी सी, तो ये क्लोज हो गया। तो बाउंड्री पर हमें इसको इंटीग्रेट करना है एट द बाउंड्री। तो बिल्कुल सिंपल है, एफ जेड डी जेड अंडर द क्लोज कर्व सी। एफ जेड दिया हुआ है e टू द पावर आई जेड और जो कर्व दिया हुआ है वो ट्रायंगल है ए बी सी डी जेड। तो ए बी सी को आपने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, 3 पार्ट में, ए बी बी सी एंड सी। ए बी e टू द पावर आयोटा जेड डी जेड प्लस बी सी e टू द पावर आयोटा जेड डी जेड प्लस सी ए e टू द पावर आयोटा जेड डी जेड। इस टोटल बाउंड्री पर इंटीग्रेट करना है। तो इसकी बाउंड्री कितनी है हमारे पास? एक तो ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी है। ए पॉइंट दिया हुआ था 1 प्लस आई और ये है -1 प्लस आई और दिस इज -1 माइनस आई। तो पहला जो इंटीग्रल है ए बी, उसकी लिमिट्स है हमारे पास। ए बी की लिमिट 1 प्लस आई टू -1 प्लस आई e टू दी पावर आयोटा जेड। क्योंकि z की वैल्यू है तो z में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। एंड बी सी की वैल्यू -1 प्लस आई टू -1 माइनस आई e टू दी पावर आयोटा जेड डी जेड प्लस सी ए में क्या है? -1 माइनस आई टू 1 प्लस आई e टू दी पावर आयोटा जेड डी जेड। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। e टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन आई, लिमिट्स है 1 प्लस आई टू -1 प्लस आई, यहाँ अगेन e टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन आई,
लिमिट -1 प्लस आई टू -1 माइनस आई एंड प्लस -1 टू माइनस आई 1 प्लस आई ई टू दी पावर कोस। ये जो है आपका इंटीग्रल हो गया आई जेड अपॉन आई ई टू दी पावर आटा जेड अपॉन आई -1 माइनस आई टू 1 प्लस लिमिट्स पुट करते जाए। यहाँ पर देखिए ये जो 1 अपॉन आई है ये तो सबके साथ थ्रू आउट कॉमन ही है। अब ये लिमिट रखें आप ई टू दी पावर आई जेड की वैल्यू -1 प्लस आई माइनस करके ई टू दी पावर आयोटा जेड की जगह 1 प्लस आयोटा। ओके क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है अब दूसरी लिमिट रखें आप हेलो हाँ ओपाल जी क्लास ले रहा हूँ मैं। वो आज 10:30 बजे ना 11 बजे लूँगा उसकी पॉलिटेक्निक में। अरे यार उस टाइम कनेक्ट तो नहीं हो रहा था ना। अब ये दोनों लगातार है, अगर वो लेट देता तो फिर ये भी डिस्टर्ब हो जाती। ठीक है ना, ठीक है। ओके बीच में फोन आ गया। चलिए दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ओके अब ये पॉइंट रख रहे हैं ई टू दी पावर आई इंटू -1 माइनस आई माइनस में ई टू दी पावर आटा -1 प्लस आई, यहाँ प्लस ई टू दी पावर आटा 1 प्लस आई माइनस ई टू दी पावर आई इंटू -1 माइनस आई और ब्रैकेट क्लोज 1 बाई आई। अब देखो या तो यहीं पर मैच कर जाए, -1 प्लस आई कहाँ पर है, -1 प्लस आई इंटू आई, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो गया इससे। 1 प्लस आई यहाँ पर है, ये कैंसिल हो गया यहाँ से और ये हो गया यहाँ से कैंसिल। तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। तो ये वेरीफाई हो गई कॉची इंटीग्रल थ्योरम कि अगर या तो अंदर पॉइंट हो या बाउंड्री पर पॉइंट हो, या अगर इंटीग्रेट किया जाए इसको बाउंड्री के थ्रू, बाउंड्री पर इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। और क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व के लिए है स्पेशली ये सब। तो क्लोज कर्व की बाउंड्री पर जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर आगे इसके बाद एक आधा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और ऐसा ही है। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ पहले। देखिए कल भी मैं बता रहा था आपको सर्किल के बारे में कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया भी था
कि z इक्वल टू होता है r e टू दी पावर आयोटा थीटा, राइट। तो मोड ऑफ z, अगर इसका मॉडुलस आप फाइंड करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z आया था कल r, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दिस इज r, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक सर्किल हो गया जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r। तो सेंटर देखिए z माइनस 0, क्योंकि यहाँ है नहीं कुछ भी, इक्वल टू r, तो ये वैल्यू तो होती है सेंटर और ये होती है रेडियस। तो ऐसे ही मैं मॉडुलस z माइनस a की बात करता हूं अगर, और इक्वल टू r, तो ये सेंटर हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगी। कैसे होगी देखिएगा, ये x प्लस आयोटा वाई माइनस ए का मोड इक्वल टू r, तो x माइनस ए तो रियल पार्ट है और आई वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो x माइनस ए का स्क्वायर, ये मॉडुलस है, मॉडुलस ले लेंगे और मोड का कर लीजिएगा स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसके सेंटर देखिए क्या हो गए, सेंटर हो गए इसके a, 0, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, के की वैल्यू 0 होगी, सेंटर a, 0 और रेडियस हो गई r। तो हमेशा ध्यान रखना ये सेंटर पॉइंट होगा और ये रेडियस होगी। तो डायरेक्टली आप यहां से लिख सकते हैं सेंटर a, 0 और रेडियस जो होगी वो r होगी। अगर z माइनस ए आई आ जाए, z माइनस ए आई इक्वल टू r, तो सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 0, a और रेडियस हो जाएगी r, क्योंकि i का मल्टीपल है तो y की वैल्यू हो गई, तो सेंटर हो गया a, 0a और रेडियस होगी r। और अगर कहीं पर z माइनस a माइनस आई भी आ जाए इक्वल टू r, तो सेंटर ए बी हो जाएगा, ये सेंटर हो गया ए बी और रेडियस हो गई r। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे। तो यहां अब इस टाइप के क्वेश्चन, एक आपको बाउंड्री रीजन दिया जाएगा अलग से, और समझिएगा, फाइंड द इंटीग्रल, ये एक इंटीग्रल दिया हुआ है c 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 dz। ये एक इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इंटीग्रल दिस वेयर c इज द सर्किल मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू हाफ। अब समझिएगा इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं। ये एक सर्किल दिया हुआ है, मोड ऑफ z इक्वल टू हाफ, तो गिवन सर्किल मोड ऑफ z इज इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स सेंटर 0 0 एंड रेडियस ऑफ द सर्किल हाफ। तो यहां बनाए इसको, सेंटर 0 0 पर हाफ रेडियस का, ये हाफ रेडियस हो गई, यहां से यहां तक डिस्टेंस हाफ है, हाफ रेडियस का एक सर्किल आपने बनाया। तो ये वो क्लोज कर्व है। एंड अब देखिए यहां जो ये इस टाइप के फंक्शन दिए हुए होंगे, हम इन फंक्शन की सिंगुलैरिटी निकालेंगे। सिंगुलैरिटी क्या होती है, वेयर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं। देखिए बाउंड्री पर एनालिटिक है, बाउंड्री के अंदर एनालिटिक है, बाउंड्री के बाहर एनालिटिक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको उन पॉइंट्स पर चेक करते हैं जहां पर ये एनालिटिक नहीं है। तो जहां एनालिटिक नहीं है तो वहां पर भी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसका इनवर्स क्या है, इनवर्स ये हुआ कि बाउंड्री के अंदर एनालिटिक है। अगर बाउंड्री के बाहर एनालिटिक नहीं है तो बाउंड्री के अंदर तो क्या है, एनालिटिक है। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है। तो यहां पर जो गिवन फंक्शन है, सिंगुलैरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन
तो सिंगुलैरिटी निकालते हैं यहाँ पर कैसे, हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो ले लिया जाएगा, z प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स z इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए ये z इक्वल टू माइनस वन, सिंगुलैरिटी क्या है, वेयर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन। तो ये उस फंक्शन की सिंगुलैरिटी हो जाएगी जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब क्योंकि z इक्वल टू माइनस वन पर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, तो z इक्वल टू माइनस वन इसकी सिंगुलैरिटी हो गई। तो सिंगुलैरिटी वो पॉइंट हुआ जहां पर एनालिटिक नहीं होगा। अब ये पॉइंट है कहां पर, z इक्वल टू माइनस वन, z इक्वल टू माइनस वन जो है वो यहाँ बैठ रहा है, तो ये बैठता है यहाँ पर, और ये है रीजन के बाहर। तो अब बस बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जितनी भी सिंगुलैरिटी दी हुई है वो सब की सब अगर रीजन के बाहर मिलती हैं तो आपने कुछ नहीं करना, तो इम्प्लाइज दैट c3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 dz इक्वल टू 0, सीधा 0 रख देगा। रीजन, बिकॉज ऑल द पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी लाइज आउटसाइड द कर्व। क्लियर हो गया? जितनी भी सिंगुलैरिटी है वो इस सर्किल के बाहर लाई करती है, तो इसलिए उन फंक्शन पर क्या हो गया, ये फंक्शन नॉट एनालिटिक हुआ। तो नॉट एनालिटिक जिस पॉइंट पर होगा और वो पॉइंट रीजन के बाहर मिलते हैं तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट कर्व के अंदर मिल जाएगा तो आपको उस वैल्यू पर इंटीग्रेशन निकालना होगा। और वो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये आगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आएगा। तो फिलहाल तो ये वो क्वेश्चंस हैं जब सिंगुलैरिटी आपको कर्व के बाउंड्री पर या कर्व की बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री पर भी नहीं, बाउंड्री के बाहर ही मिलेगी। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, जैसे अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन z प्लस 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 dz एंड सर्किल जो दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 1, z प्लस 1 इक्वल टू 1, ये सर्किल दिया हुआ है। तो इस सर्किल का सेंटर क्या हुआ, सेंटर है -1 एंड 0 एंड रेडियस जो होगी 1। इसको बना लीजिए आप। सर कोई बच्चे रह गए सर, है पोली कोई में बच्चे रह गए सर, 2 ही रह गए, हाँ बाकी कहाँ गए? पता नहीं सर, निकल गए सब। अच्छा, बीटेक के कौन कौन है? ये वाला क्वेश्चन तो पूरा बता दो। चलो ये देख लो आप लोग। बीटेक के दो। अच्छा, क्या क्या कौन कौन है बीटेक के, 2 नाम बताना। विजय कुमार और अभिषेक सर जी। अच्छा चलिए, वो निकल कैसे गए? r इक्वल टू 1 रेडियस होगी, ये सेंटर हो गया। अब सिंगुलैरिटी देखते हैं। सिंगुलैरिटी है z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर नहीं होंगे तो z इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर 4 माइनस 4ac 1 इंटू 5 अपॉन 2a 2 इंटू 1, तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 20 अपॉन 2, तो -2 प्लस माइनस ये कितना हुआ -16, -16 का कितना हो जाएगा 4i अपॉन 2, तो दिस इज -1 प्लस -2i। अब ये पॉइंट देखिए कहाँ होंगे, पहले तो सर्किल बना लीजिए, सेंटर -1, 0 पर, ये -1, 0 यहाँ पर है और इस पर रेडियस 1 का एक सर्किल ये बनता है। अब -1 प्लस 2i, तो ये पॉइंट है -1, 2 एंड -1, -2,
तो -1 एंड 2 यहाँ बाहर हो गया, और -1 -2 इधर बाहर हो गया। तो दोनों पॉइंट क्या हो गए, आउटसाइड में हो गए। तो जब ये दोनों पॉइंट आउटसाइड है तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की इस कर्व के अंदर वैल्यू क्या होगी, 0। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन सी z+4 अपॉन z² + 2z+5 dz इक्वल्स टू 0। रीजन वही रहेगा, बिकॉज all the singularities does not lie inside the curve, so the integration becomes 0। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट थ्योरम मैंने कराई थी उस पर डिपेंड क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आज आप इनको करना सारे, कल इसकी दूसरी थ्योरम सेकंड थ्योरम कराएंगे। वो थ्योरम होगी जब आपको पॉइंट बाउंड्री के कुछ पॉइंट बाउंड्री के अंदर मिलेंगे तो हम उनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब पॉली के बच्चे आए, अभिषेक सैनी, अभिषेक कुमार।